So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir, and from today we are going to start a new chapter and that is laws of motion. So आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे that is laws of motion and the first point we will learn in this chapter is Newton's laws of motion. So आज हम न्यूटन्स लॉज की बात करेंगे। देखो आप क्लास 11 से हो या फिर 12 से हो, हम सभी के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ में क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन फॉरएवर अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन आउटसाइड फोर्स। मतलब ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहता है जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बॉल को थ्रो करता हूं तो होगा क्या, ये बॉल तब तक मोशन में रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता। देखो ये बॉल तब तक मोशन में रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता। देखो ये बॉल इवेंचुअली रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि इस बॉल के ऊपर दो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो एयर रेजिस्टेंस और दूसरा ग्रेविटी। तो जैसे ही मैं इस बॉल को थ्रो करता हूं वैसे ही दो एक्सटर्नल फोर्सेस, एक तो एयर रेजिस्टेंस और दूसरा ग्रेविटी, इसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एयर रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी जो एक्सटर्नल फोर्सेस है इस बॉल के ऊपर एक्ट करते हैं और इस बॉल को रोकने का काम करते हैं। जैसे ये बॉल सरफेस को हिट करता है तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस बढ़ जाते हैं, फ्रिक्शन भी आ जाता है। सो न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ में क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। अगर इस बॉल को मैं आउटर स्पेस में थ्रो करूंगा तो होगा क्या, ये बॉल तब तक मोशन में रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, क्योंकि आउटर स्पेस में ना ग्रेविटी होती है ना एयर रेजिस्टेंस होता है। तो ये बॉल तब तक मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। अगर मैं पेंडुलम का भी एग्जांपल देता हूं, देखो तो इस पेंडुलम को अगर मैं अर्थ पे ऑसिलेट करता हूं तो होगा क्या, एयर रेजिस्टेंस की वजह से यह रुक जाएगा। देखो ये रुक गया। देखो अगर मैं इस पेंडुलम को अर्थ पे ऑसिलेट करूंगा तो होगा क्या, एयर रेजिस्टेंस की वजह से यह पेंडुलम रुक जाएगा। देखो रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि यहां पर एयर रेजिस्टेंस है। देखो फिर से ये ऑसिलेशंस धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है और अब ये रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि यहां पर एयर रेजिस्टेंस है जो एक्सटर्नल फोर्स है जो इस पेंडुलम को रोक रही है। अब अगर ये पेंडुलम मैं आउटर स्पेस में ऑसिलेट करूंगा तो ये ऑसिलेशंस कंटिन्यूअस रहेंगे। क्यों? क्योंकि आउटर स्पेस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब वहां पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो उसकी वजह से ये पेंडुलम आउटर स्पेस में कंटिन्यूअसली ऑसिलेशंस करता रहेगा। देखो ये रुक गया। तो न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ में क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन फॉर एवर अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन आउटसाइड फोर्स। मतलब ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता। अब हम क्या करते हैं, तो न्यूटन जी का सेकंड लॉ की बात करते हैं। देखो न्यूटन जी का सेकंड लॉ अंडरस्टैंड करने से पहले हम मोमेंटम की बात करते हैं। देखो मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। देखो मोमेंटम जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, सो मोमेंटम क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। देखो ये तो मोमेंटम की डेफिनेशन हो गई, दैट इज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो मोमेंटम हमें इंपैक्ट के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को एक चौक से हिट करता हूं और किसी को इस डस्टर से हिट करता हूं तो इंपैक्ट कब ज्यादा होगा? तो जब मैं डस्टर से हिट करूंगा। क्यों? क्योंकि डस्टर का मास ज्यादा है। हालांकि दोनों की वेलोसिटी मैंने सेम रखी है। अब अगर मैं डस्टर और चौक दोनों से किसी को मारता हूं विथ सेम वेलोसिटी तो इंपैक्ट कहां ज्यादा होगा? डस्टर के साथ ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डस्टर का मास ज्यादा है। तो अगर मास ज्यादा है तो होगा क्या, ये जो प्रोडक्ट है मास इंटू वेलोसिटी का, ये ज्यादा बन जाएगा और उसकी वजह से मोमेंटम ज्यादा होगा। और मोमेंटम ज्यादा मतलब क्या, तो इंपैक्ट ज्यादा होगा डस्टर का, क्योंकि डस्टर का मास ज्यादा है। तो मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम हमें इंपैक्ट के बारे में बताता है, किसका इंपैक्ट ज्यादा है किसका इंपैक्ट कम है। तो ये होता है मोमेंटम। अब न्यूटन जी का सेकंड लॉ में क्या बताता है कि rate of change of momentum is equal to external force, that is the rate of change of momentum is directly proportional to external force, that is F is directly proportional to rate of change of momentum.
सो ये है न्यूटन जी का सेकंड लॉ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम यहाँ पर p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और p क्या है, तो मास इंटू वेलोसिटी, सो f इज इक्वल टू, देखो अगर हमें यहाँ से डायरेक्शन हटाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम k कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, d बाई डी टी इंटू मास इंटू वेलोसिटी। अब होगा क्या, मास कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर लेते हैं। तो होगा क्या, देखो ये k एज इट इज m डी वी बाई डी टी, और dv बाई डी टी क्या होता है, तो एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहां पर dv बाई डी टी ये क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। सो dv बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, वो होगा एक्सेलरेशन। सो f इज इक्वल टू क्या होगा, k m, और dv बाई डी टी के लिए आपको a लिखना है, सो k m a। और अगर हम यहां पर k इज इक्वल टू 1 कंसिडर करते हैं तो होगा क्या, f इज इक्वल टू ma, क्योंकि k इज इक्वल टू 1 है। सो इफ k इज इक्वल टू 1, इफ k इज इक्वल टू 1, देन f इज इक्वल टू ma। सो ये होता है न्यूटन जी का सेकंड लॉ, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम, और F इज इक्वल टू ma, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो ये होता है न्यूटन जी का सेकंड लॉ। अगर हम इसका उल्टा करते हैं, मतलब इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर हम यहाँ पर फोर्स जीरो कंसिडर करते हैं तो होगा क्या, तो देखो इफ F इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर फोर्स जीरो है तो होगा क्या, तो देखो इफ F इज इक्वल टू जीरो तो होगा क्या, ma इज इक्वल टू जीरो है ना, F जीरो है तो ma भी जीरो होगा। सो ma इज इक्वल टू जीरो, तो ma इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अब अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो होगा क्या, देखो m चेंज इन द वेलोसिटी मतलब क्या, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो v माइनस u डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू जीरो। यहां पर v क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां से क्या होगा, m इस तरफ जाके जीरो बन जाएगा, v माइनस u डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू जीरो। सो v माइनस u डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू जीरो। अब t भी यहां पर जाके जीरो बन जाएगा, है ना। सो v माइनस u इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ये u यहां पर माइनस है, वहां पर ट्रांसफर करेंगे तो होगा क्या, ये u प्लस बन जाएगा। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा। देखो फिर से, अगर ये u यहां पर माइनस है तो अगर हम वहां पर ट्रांसफर करेंगे तो होगा क्या, वो प्लस बन जाएगा, दैट इज v इज इक्वल टू u, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। देखो ये हटा के फिर से लिखा है। अब ये इक्वेशन हमसे बातें करते हैं, मैंने पहले भी बोला है। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है कि अगर आपका फोर्स जीरो है तो होगा क्या, आपका मोमेंटम कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है और मोमेंटम सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। देखो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब मास तो कांस्टेंट है, बस मोमेंटम आपका वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपका फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट है, और न्यूटन का सेकंड लॉ भी यही है कि अगर आपने फोर्स लगाया तो क्या होगा, मोमेंटम में चेंज होगा। अब फोर्स इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या, कि आपने फोर्स ही नहीं लगाया तो आपका मोमेंटम कांस्टेंट है। तो ये है न्यूटन जी का सेकंड लॉ। अब न्यूटन का थर्ड लॉ। अब न्यूटन जी का थर्ड लॉ में क्या बताता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना आपका एक्शन होगा उतनी रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बॉल को हिट करता हूं, देखो इससे, इस बॉल को अगर मैं हिट करता हूं तो होगा क्या, तो देखो
ये वॉल भी मुझे हिट करेगी। क्यों हिट करेगी? क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो अगर मुझे लग रहा है ना यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर वॉल ने भी मुझे मारा है, तो जितनी जोर से मैंने इस वॉल को मारा है, इसे देखो, उतनी जोर से इस वॉल ने भी मुझे हिट किया है, इसी वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पर। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब अगर रिएक्शन नहीं होती तो क्या होता, मुझे लगता ही नहीं, तो आसानी से मैं क्या करता, इस बॉल को ही तोड़ देता हाथ से ही। सो ये है आपके न्यूटन लॉज। सो दिस इज टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।